नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके पेट का हमारे आज के पेट केयर कार्यक्रम के अंक में। दर्शकों, हम में से ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर में जो भी पेट है वो बहुत सुंदर दिखे, क्यूट हो, बड़े से लेकर बच्चों तक कर सबका मन उससे मोहे। साथ ही साथ वो हमारे घर की संपूर्ण देखभाल करे, हमारे घर का वॉचमैन हो और उसके बाद में उसको बीमारियां भी कम लगे, वो लंबा जिए। तो भाई ये सभी कुछ जो विशेषताएं हैं ये एक जो ब्रीड है उसके अंदर आके समाहित होती है। जी हाँ, इसका नाम है ल्हासा एप्सो। ये तिब्बत की ब्रीड है जो कि हमारे घर की बहुत ही अच्छी तरीके से केयर करती है, देखभाल करती है। तो क्यों ना ल्हासा एप्सो के बारे में विशेषताओं की जानकारी ले ली जाए, साथ ही साथ और जानकारी ली जाए कि किस प्रकार से इसका डिवर्मिंग हो, किस प्रकार से वैक्सीनेशन हो, खान पान का ध्यान कैसे रखें, किस प्रकार से ट्रेनिंग हो। तो चलिए इन सभी विषयों को समाहित करते हैं और देखते हैं कि आज के अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि ल्हासा एप्सो की देखभाल किस प्रकार से की जाए। इस विषय की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे स्टूडियो में हमारे विशेष अतिथि जो कि हमारे वेट डॉक्टर ये है आदर्श शर्मा जी। नमस्कार डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। साथ ही साथ दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी एनिमल एक्टिविस्ट से जो कि पेट ऑनर भी हैं। इनके पास में ल्हासा एप्सो है, साथ ही दूसरी ब्रीड भी है। तो चलिए इनसे मिलते हैं। ये हैं संध्या कुंभकार जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि ल्हासा एप्सो का इतिहास क्या है, कहाँ से आया है, कैसी ब्रीड है? ल्हासा एप्सो बहुत प्यारी ब्रीड है जैसे देखने को भी मिलता है और इसका इतिहास बड़ा ही सुंदर है। ये तिब्बत में सबसे पहली बार देखी गई थी। भाई तिब्बत जो था वो मॉन्क्स का एरिया हुआ करता था। मॉन्क्स मतलब पुराने जो मेडिटेटर्स हुआ करते थे, दलाई लामा जो सबसे फेमस है, वहाँ पे इन लोगों को एज अ सेफ्टी पर्पस रखा गया था। मतलब कि ये सुरक्षा भी कर ले, थोड़ा उनके साथ खेल कूद भी ले, उन लोगों का माहौल भी अच्छा कर दे और थोड़ी इनकी केयर भी कम करनी पड़े, क्योंकि जो लामास हुआ करते थे वो मेडिटेटर्स हुआ करते थे, तो मेडिटेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता था। तो ये ब्रीड वहाँ से डेवलप हुई है। डेवलप होते 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 इनमें काफ़ी चेंजेस हुए। आप भरोसा नहीं करेंगे कि ये ब्रीड बाहर इसलिए निकली है क्योंकि जो दलाई लामा थे उनने ये किसी को पेयर गिफ्ट किया और वहाँ से इसकी ब्रीडिंग शुरू हुई और उसके बाद ये लोगों तक फैली। अगर दलाई लामा ने ये ब्रीड नहीं दी होती या पेयर नहीं दिया होता तो अभी शायद इनको देखने के लिए आपको तिब्बत जाना पड़ता। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी ब्रीड है। तो ये इसका इतिहास है जी। संध्या जी, आप ये बताइए कि आपको कब लगा कि आपको ल्हासा एप्सो रखना है? क्या कुछ विशेषताएं आपको दिखी और आपके घर में आने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? पहले तो मुझे लगा ही नहीं था कि हमारे पास में मेरी डॉग का नाम सिमी है, सिमी आएगी। जब हमने उसको फर्स्ट टाइम देखा था तब बहुत सुंदर सी और बहुत प्यारी सी छोटी सी बच्ची थी, उसके साथ में उसकी सिस्टर भी थी। अब मेरे कांटेक्ट में एक बंदा है, उससे हमें इसके बारे में पता चला था कि उनके पास में 2 फीमेल डॉग्स हैं और उन फीमेल्स का ना एडॉप्शन हो पा रहा है ना ही वो कहीं जा पा रही हैं। तो मैंने उन दोनों को लेकर आई और अपने घर में रखा। उनको 2 दिन रखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम खुद ही इनको रखेंगे। उनमें से एक मेरी बहन के पास में है और एक मेरे पास में। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, कुछ विशेष विशेषताएं जो है जो इस डॉग को दूसरी ब्रीड से अलग करती है? मैम, जैसे आप कोई भी डॉग घर लाना चाहेंगे तो आजकल क्या हो गया, लोगों के पास थोड़े समय की कमी है और स्पेस की भी कमी है। तो आप क्या चाहेंगे भाई? यही चाहेंगे कि हमें जो डॉग मिले उसे थोड़ा टाइम भी कम देना पड़े, केयर भी कम करनी पड़े और दूसरा कम स्पेस में उसका गुजारा हो जाए। भाई आप बड़ी ब्रीड लेने जाएंगे तो उसको खेलने के लिए भी बड़ी जगह चाहिए, आपका साथ भी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए। तो ल्हासा एप्सो को बोला जाता है गुड कीपर्स और इजी कीपर्स, मतलब बहुत आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं आप। और दूसरा, ये आपका देखने पे मत जाएगा कि छोटी है, ये सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छी, क्योंकि सेफ्टी के 2 पर्पस होते हैं। पहला कि एक कोई गार्ड डॉग आपने रख दिया है जो किसी को अंदर ही नहीं आने देगा, लेकिन ल्हासा दूसरी तरीके से सेफ्टी करेगा। कैसे? वो आपको जगह देगा और इसकी बार्किंग बड़ी शार्प होती है। तो ये दोनों तरीके से काम करेगा। लेकिन बस एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखें, इसकी ट्रेनिंग शुरुआत में ही शुरू कर दें जब आप लेके आएँ, तो इससे अच्छा गुड और ईजी कीपर डॉग घर के लिए और कंपार्टमेंट के लिए आपको दूसरा नहीं मिलने वाला। जी जी जी। आप जब इसको अपने घर पर लेकर आई और आपने जैसे कि बताया कि आपके पास में दूसरी ब्रीड है, तो उसके साथ इसका तालमेल कैसा रहा? मेरा जो दूसरा डॉग है स्पार्की, उसके साथ में स्टार्टिंग में थोड़ी से इश्यूज़ हुए थे क्योंकि उसको दूसरे डॉग्स पसंद नहीं है, तो वो थोड़ा सा परेशान भी होता था। बट 1 हफ्ते में वो लोग इतना घुल मिल गए थे कि मुझे आगे जाकर कुछ परेशानी हुई नहीं और वो दोनों अच्छे से रहने लगे। साथ में खाते थे, साथ में सोते थे। जैसे स्पार्की सो रहा है वैसे ही सिमी सोती थी, बिल्कुल डिट्टो एक जैसे ही रहते थे दोनों एक साथ। और आज भी दोनों जब स्पार्की खाता है तभी सिमी खाती है और दोनों साथ में खेलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं और पूरे
घर में शैतानी करते रहते हैं। जी 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 जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में आता है कि शिट्जू और लासा एक जैसे हैं, तो अंतर क्या बताएंगे आप? मैम ये सिर्फ दिखने में एक जैसे होते हैं। अच्छा। साइज में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मैं फिजिकली आपको बता देता हूँ कि जो शिट्जू होता है उसका साइज थोड़ा छोटा होता है। दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि शिट्जू का साइज 5 से 6 किलो से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन लासा 10 से 12 किलो तक आसानी से चला जाएगा। और बिहेवियर वाइज दोनों में काफ़ी अंतर होते हैं। लासा थोड़ा सा लेजी आप मान सकते हैं कि ये थोड़ा डोसाइल भी थोड़ा मान सकते हैं। शिट्जू जो होता है वो एग्रेसिव भी थोड़ा बहुत हो सकता है और दूसरा फ्यूरियस बहुत होता है, मतलब इसको खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। दूसरा फसी ईटर, जो भी छोटा डॉग होता है, भाई आप शिट्जू के ऑनर के पास अगर मिलने गए तो वो मालूम क्या करेगा, वो सबसे पहली कंप्लेंट उसकी ये होगी, दर्शकों को बताऊंगा कि भाई खाना नहीं खाएगा, कि यार हम इससे परेशान है, खाना क्यों नहीं खाता है। लासा इज़ वेल गुड फॉर दैट, भाई कि मुझे मेरा खाना चाहिए और मैं अपना खेलता रहूँगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो यहाँ से आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल मैं पहले ही बता चुका हूँ, वजन का। 10-12 किलो का शिट्जू नहीं होता है, शिट्जू 5-6 किलो से ऊपर नहीं जाएगा। जी जी जी। वैक्सीनेशन की प्रोसेस क्या होगी, कब से करवाना चाहिए और कुछ अलग जो विशेष बातों को ध्यान में भी रखना चाहिए? देखिए वैक्सीनेशन तो लगभग सभी ब्रीड का सेम ही होता है मैम, लेकिन किस एज में आप उस डॉग को घर पे लेके आए हैं उसका ज़रूर ध्यान रखना है। अगर 30-35 दिन में आप लेके आ गए तो शेड्यूल थोड़ा अलग फॉलो होगा, और अगर आप थोड़ी बड़ी या 1-2 महीने या फिर 65 डेज़ का लेके आए तो थोड़ा अलग होगा। लेकिन अमूमन 2 वैक्सीन जो इंपॉर्टेंटली आपको लगवानी है, दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को बिल्कुल गौर से सुन लें। 2 वैक्सीन कौन से? एक होता है DHPPI जो 7 या 9 बीमारियों का लगता है, दूसरा एक होता है रेबीज़। रेबीज़ के बारे में सबको पता है, लेकिन इसमें चूक फिर भी लोग करते हैं। एक बार 1 साल में लग गया इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीनेशन खत्म हो गया है। आपको हर साल एनुअली इसका बूस्टर भी डॉक्टर से रिपीट करवाना है, ये बड़ा ज़रूरी है। इससे आपकी सेफ्टी है, और बाई चांस आपका डॉग किसी को बाइट कर लेता है तो उसकी भी सेफ्टी हो जाएगी। जी जी जी। कुछ अलग बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है मैम, क्योंकि आपके पास में है लासा, तो क्या वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ बातों को आप ध्यान में रखते हैं? कई बार ऐसा होता है, और अभी पास्ट में मैंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी किए हैं जहाँ पे जो वैक्सीन्स होती हैं वो नकली आती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई बार लोग सोचते हैं डॉक्टर के पास क्यों जाए, पैसा क्यों लगाएं, तो वो इधर उधर किसी से भी लगाकर वैक्सीन अपने डॉग को ले आते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है जो पेट शॉप्स होती हैं, जो उस पेट शॉप में बैठा रहता है वो भी लगाता है कई बार वैक्सीन। तो इस वजह से कई चीज़ें और कई इश्यूज़ भी होते हैं। आपको वैक्सीन का भी ध्यान रखना है, वैक्सीन के टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है, प्लस डॉक्टर से सलाह लेकर ही सारी चीज़ें करनी है। अगर हमारे पास हमारे बच्चा होता है तो बच्चे के लिए भी हम हर बार डॉक्टर के पास जाते हैं, बट कई बार लोग ये सोचते हैं, पेट पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम हर चीज़ के लिए डॉक्टर को क्यों परेशान करें या डॉक्टर के पास क्यों जाए, पैसा क्यों लगाएं। अगर आपने एक डॉग लेकर आए हैं घर में, वो अगर देसी हो, देसी से कोई सा भी ब्रीड हो, आप कोई सी भी ब्रीड लेकर आ रहे हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, और प्लस वो कुछ बोलता भी नहीं है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आपको हर चीज़ के लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वैक्सीन में स्पेशली बहुत ज़्यादा। जी 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 जी। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं कार्यक्रम, और अगर वो रखना चाहें कि अरे बड़ा ही सुंदर है, बड़ा प्यारा दिख रहा है, तो लासा एप्सो ही क्यों रखें? लासा एप्सो अगर आप रखना चाह भी रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला तो वो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, उनको पूरा टाइम खेलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, खाना पीना, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि खाना पीना उनका बहुत ईजी रहता है, मेरी सिमी सारी चीज़ें खाती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इनके साथ में ये चीज़ होती है कि आप उनको थोड़ा सा टाइम दो। अगर आप कोई सा भी डॉग ला रहे हैं, आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये चीज़ है कि आप कई बार अगर बाहर जा रहे हैं तो आप किसी को भी छोड़ के चले जाइए घर पे, वो रह जाएंगे, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कई बार ऐसा होता है कि पेट पेरेंट्स सोचते हैं कि हम ले आए हैं, हमें कुछ ध्यान रखना नहीं है, डॉक्टर के पास जाना नहीं है, किसी से कोई एडवाइस लेना नहीं है। तो मेरा यही सलाह रहेगी कि जिन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ है डॉग, उनसे आप एक बार सलाह लीजिए। अगर आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं तो ही आप डॉग लेकर आइए। आप लासा लाएं या कोई सी भी लो मेंटेनेंस ब्रीड लेकर आ रहे हैं, पर फिर भी उसको मेंटेनेंस तो चाहिए कहीं ना कहीं, खाना चाहिए, वैक्सीनेशंस चाहिए, डिवॉर्मिंग्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक डॉग के न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जो डॉक्टर साहब बताएंगे। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करना एज अ पेट पेरेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, क्या चीज़ खाने को नहीं दे? मैम मैं ये पहले भी एक बार शो में बता चुका हूँ और अभी भी बिल्कुल लिटरली लोगों को बताना चाहता हूँ कि
छोटी ब्रीड की जो ज़रूरतें होती है वो थोड़ी बड़े डॉग से कम होती है। क्या नहीं खिलाना है उसके लिए मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा शुगर बिल्कुल नहीं देनी, सॉल्ट बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है, कॉफ़ी चाय बिल्कुल नहीं देना है, ह्यूमन वाली तली और बॉइल्ड चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी, मसाले डॉग्स के लिए बिल्कुल नहीं बने हुए, सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फ्रूट जो होते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं देने। खट्टा दही दे सकते हैं क्योंकि उन दोनों में डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो बाहर की चीज़ें आप लोग खाते हैं, फास्ट फूड, मैंने बहुत बार देखा है लोग बाहर कैफ़े में अपने डॉग को लेके गए मैम और उसको चाउमीन खिला रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड क्योंकि उनका पेट उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है। तो वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही करेगा। अगर लंबे टाइम तक आप देंगे तो हो सकता है इंटेस्टाइनल इंटरसेप्शन हो जाए, मतलब आते अपनी जगह घूम जाती, फिर उसके बाद ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है। और एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैम ने बताया था कि वैक्सीनेशन लोग कहीं भी करा लेते हैं। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो वैक्सीन आप कीमत दे रहे हैं 1000 या 1500 जो भी है, अगर आप डॉक्टर के पास से नहीं लगवा रहे हैं तो वो सिर्फ पानी है। पूछे क्यों? क्योंकि अगर उसका एक मेंटेनेंस टेम्परेचर होता है 6 to 8 डिग्री सेल्सियस पर उस वैक्सीन को मेंटेन नहीं किया गया मैम, तो वो सिर्फ पानी है। अच्छा। और वो सिर्फ कौन कर सकता है? जिसके बारे में उसे नॉलेज है। एक पेट शॉप वाले से तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। तो आप डॉक्टर से करवाएंगे तो एटलीस्ट ऑथेंटिसिटी उसकी हमेशा बनी रहेगी। जी। आप ये बताइए कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी होती है किसी भी डॉग की, और जो लासा एप्सो है इसमें ट्रेनिंग का कितना महत्व है? जैसे मैंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, तो कई बार इनको मैनेज करना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि ट्रेनिंग में हम बताते हैं हमारे डॉग को कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट अगर आपने ट्रेनिंग ही नहीं करवाई है तो उसको पता ही नहीं है उसको करना क्या है। कई बार अगर घर में मेहमान आ रहे हैं और डॉग आपका ट्रेंड नहीं है तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो जाए, या तो डॉग बाइट कर सकता है या वो आपसे मैनेज ही ना हो पाए। तो इस वजह से ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार मेहमानों के साथ में बच्चे भी आते हैं, तो बच्चे बहुत शैतान होते हैं। बच्चों के साथ कैसे अपने डॉग को रखना है वो चीज़ें भी अपने डॉग को बताना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, कुछ विशेष बीमारियां जो लासा एप्सो में होती हैं वो कौन कौन सी बीमारियां और उनका निराकरण कैसे होगा? मैम वैसे लासा एप्सो बहुत रफ एंड टफ ब्रीड होती है। मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा कम ही बीमार पड़ती है नॉर्मली जो छोटे इसकी कैटेगरी के डॉग होते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम उभर के अभी आ रही है वो कैटरेक्ट, आंखों की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। अब सीधी बात है, बाल बड़े हैं तो स्किन प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होना तो बिल्कुल लाजमी है। इसके अलावा जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी देखने को बड़ी मिलती है। एज के बाद ये प्रॉब्लम इसको शुरू हो जाती है मैम, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बीमारी इनको होती है। ये बहुत अच्छे और बहुत ईजी कीपर डॉग्स होते हैं। लेकिन कैटरेक्ट अगर इसको बन रहा है तो उसके लिए अगर आप कुछ प्रिकॉशन पहले ही ले लेंगे, जैसे 8-9 साल के बाद ये प्रॉब्लम बनना शुरू होती है, तो अगर आप उसी स्टेज से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना शुरू कर दें कि भाई हमारे डॉग को कुछ तो आई की प्रॉब्लम बन रही है, जिससे अभी से आप स्टेप्स लेंगे तो कैटरेक्ट डेवलप नहीं होगा। दूसरा, बाल बड़े होने की वजह से आंखों में जाते हैं, रेगुलर टीयरेशन होता है, मतलब आपकी आंख में कुछ भी जाएगा तो आंख जो है ऑटोमेटिकली टीयर प्रोड्यूस करेगी। एक लिमिट से ज़्यादा टीयर प्रोड्यूस होने की वजह से आंखों की प्रॉब्लम बिल्कुल बनती है। तो दर्शकों को यही बताना चाहूँगा, इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो 2-3 प्रॉब्लम होती है ये भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। जी संध्या जी, ये बताइए कि बहुत ही छोटी ब्रीड है लेकिन फिर भी घर में आए कोई मेहमान और आपने कर दिया अटैक, आप उनकी फीलिंग को कैसे समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं? कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं एक्चुअली हर बार होता है, जो हमारे डॉग्स होते हैं हमारे साथ रहते हैं तो उनको नेगेटिव एनर्जीज और सामने जो पर्सन आ रहे हैं उनके ऑरा के बारे में हमसे पहले पता चल जाता है। उनको ये पता है कि वो जो पर्सन है वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं या उनके अंदर हमारे लिए क्या फीलिंग्स है। तो वो हर बार अटैक नहीं करते हैं, वो उन्हीं लोगों पर अटैक करते हैं जिनको वो समझते हैं कि उनको लगता है ये जो पर्सन आए हैं वो ठीक नहीं है हमारे लिए, उनके जो पेट पेरेंट्स हैं उनके लिए। तो इस वजह से वो कई बार अटैक भी कर सकते हैं और कई बार वो उन लोगों को पसंद भी नहीं करते हैं। अगर हम उनको बैठा के मेहमानों की तरह में खिला रहे हैं पिला रहे हैं, पर वो डॉग जो होता है डॉग समझ जाता है और वो उसको उतना मैनेज भी नहीं कर पाता है और कई बार सोचता है कि मैं इसको जल्दी से जल्दी भगाऊं घर से। जी डॉक्टर साहब, ये जो बात बोली है संध्या जी ने, कई बार देखने को मिलता है कि कोई डॉग किसी परिचित को अपरिचित को काट लिया, अब ओनर जो है उसने तो डिनाई कर दिया, सब हमने तो लगवा लिया है, वैक्सीनेट कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद के वो नुकसान देखने को मिलता है। जिसको बाइट हुआ है कहीं भी रेबीज हो सकता है, कभी मौत भी हो सकती है। तो इससे क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि जिनके पास जो पेट ओनर है उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे कि क्या होता है? जी बताएं। देखिए मैम, बाइट में सबसे पहला रोल होता है आपकी ट्रेनिंग का, आपने अपब्रिंगिंग आपके डॉग की कैसे की गई है, और इसमें मेरे हिसाब से ब्रीड स्पेसिफिकेशन बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। हाँ, कुछ ब्रीड होती है एग्रेसिव है तो उनका ध्यान रखना होता है, लेकिन अगर आपने उसको ट्रेन ही नहीं किया है, अगर उसको प्रॉपर पता ही नहीं कि मुझे कब एग्रेसिव होना है, कब मुझे बार करना है, कब बाइट करना है, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। वो हो सकता है आप पे अटैक कर दे कल, ये भी हो सकता है। लेकिन
अगर ट्रेनिंग प्रॉपर हुई है तो ये प्रॉब्लम से बहुत आसानी से आप सोल्यूशन पा सकते हैं। इसके अलावा मैं फिर से आपसे रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपने एक अच्छे सोर्स से किसी अच्छे डॉक्टर से वैक्सीनेशन कराया है तो वो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देगा। उस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर उस डॉक्टर की सील लगी हुई होगी। वो सील आइडेंटिफिकेशन है और ये श्योरिटी कि आपके डॉग को जो वैक्सीन लगा है वो 100% परफेक्ट है। और मेरा ये मानना है, जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैम, जितने भी हमने वैक्सीनेशन अभी तक करे, एक भी आउटब्रेक अभी तक नहीं देखा है। ना कि रेबीज सिर्फ, बल्कि जो दूसरी बीमारियों के लिए लगाए हैं, हाँ वो भी डॉग को बहुत अच्छी सेफ्टी उसको मिली है। अच्छा। तो ये सिर्फ अवेयरनेस वाली बात है मैम। कहीं ना कहीं हम इग्नोर करते हैं उस बाइट को, उस स्क्रैच को, इसकी वजह से रेबीज फैलता है। अदरवाइज रेबीज उन बीमारियों में से नहीं है कि बहुत आसानी से फैल जाए। तो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपको डॉग बाइट हो, बहुत अच्छे से उस जगह को 2 बार साबुन से साफ कर लीजिए, इम्यूनोग्लोबिन लगवा लीजिए। और आपको डाउट है, मान लीजिए आप साइकोलॉजी बहुत फियर में है, तो रेबीज के शॉट्स लगवा ही लीजिए, डरिए मत, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। हम आते हैं जल्दी से लौट के एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम पेट केयर में स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि लासा एप्सो ब्रीड जो है उसकी देखभाल किस प्रकार से की जाए, और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वेट, जो कि आदर्श शर्मा जी और एनिमल एक्टिविस्ट संध्या कुंभकार जी। संध्या जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम अपने डॉग के साथ बाहर निकलते हैं या घर में भी रहते हैं, तो एक ओनर होने के नाते हमारे मन में ये लगता है कि हम तो भाई सुरक्षित हैं, हमारा डॉग हमारी केयर कर रहा है, लेकिन क्या उस डॉग के मन में भी ये लगता है कि मैं अपने ओनर के साथ सुरक्षित हूँ? जो डॉग रहता है उनके बहुत सारे साइंस होते हैं जिनसे वो हमें बताते हैं कि वो कब डर रहे हैं, कब वो सुरक्षित हैं, या कब वो एकदम एग्रेसिव होना चाह रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये होता है कि जब अगर वो ऐसे बिल्कुल राउंड होकर सो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो डर रहे हैं किसी चीज़ से, या कुछ ऐसा ऑरा है जिससे वो परेशान हैं। बट अगर वो बैली ऊपर करके अपना सो रहे हैं और बिल्कुल एकदम शांति से, उनकी आंखें बंद हैं, बिल्कुल अच्छे से सो रहे हैं, कई बार खर्राटे भी लेते हैं, कई बार इनको सपने भी आते हैं, तो वो चीज़ें जो शो करती है ना, इसका मतलब यही है कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और उनको हमारे साथ कोई परेशानी नहीं है और वो बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं। बहुत अच्छी बात बताई। मुझे लगता है जो हमारे दर्शक हैं वो भी जो छोटे छोटे साइंस हैं इनको देखकर वो पहचान जाएंगे कि हमारा डॉग कितना सुरक्षित है। डॉक्टर साहब, इनको ट्रेवल करना कितना पसंद है? मैम, वैसे इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद होता है। अमूमन जो दूसरी ब्रीड्स होती हैं उन्हें इतना ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद नहीं होता है, उन चुनिंदा ब्रीड्स में से हैं जिन्हें ट्रैवल करना सही में बहुत पसंद होता है। बस एक छोटी सी जो आपको प्रिकॉशन लेना है कि अगर इनको ट्रैवलिंग के टाइम थोड़ी बहुत उल्टी होती तो आप मेडिसिन साथ लेके चलिए, अदरवाइज बढ़िया आप आपकी विंडो नीचे गिरा दीजिए, मौसम ठीक है, ये बढ़िया बाहर झांकता रहेगा, देखता रहेगा और इतना एंजॉय करेगा, आपको लगेगा देख के कि हाँ, मतलब ही इज एंजॉइंग वेरी वेल। और अगर इन को हम खुश करना चाहते हैं, भाई आप एक ब्रीड लाए हो, डॉग लाए हो, आपके फैमिली मेंबर है, तो अगर आप लासा को खुश करना चाहते हैं तो ये ब्रीड तो बिल्कुल घुमक्कड़ है। आप इसको खूब घुमाइए और ट्रैवलिंग के साथ साथ जो छोटे से प्रिकॉशन है वो लीजिए और खूब दिल से घुमाइए। जी बिल्कुल। संध्या जी, ये बताइए कि लोग जो है अपना जो पेट है उसको खुले में छोड़ देते हैं। जी जी, उसका उन जो पेट है उनके मन के ऊपर क्या असर पड़ता है? मैम, इस चीज़ के लिए मैं यही कहूँगी कि जिस तरीके से आप अपने बच्चों को रखते हैं, अगर आपने आपके बच्चे आपको बुढ़ापे में छोड़ दें या किसी बीमारी में छोड़ दें, तो जैसा आप फील करते हैं वैसा ही वो डॉग फील करेगा। कई बार ऐसा होता है कि वो डॉग बिल्कुल अकेला है, उसके पास में कोई नहीं है और वो अपने पेट पेरेंट्स के अलावा, अपने फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी को जानता भी नहीं है। तो हम उसको कैसे, जो दूसरा अगर रेस्क्यू भी कर रहा है उस बच्चे को, तो वो उसकी जो अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे समझेगा, नहीं समझ पाते। कई बार वो मेंटली इतने वीक हो जाते हैं कि वो सोचते हैं, बस एक जगह कोने में पड़े रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं बस यहाँ से जैसे तैसे मर जाऊँ। वो आगे कुछ सोचते ही नहीं है, उनके बारे में, उनके मन में ये रहता ही नहीं है कि मेरा ओनर आएगा मेरे पास में दोबारा या मुझे लेकर जाएगा। वो सोचते हैं बस अब मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई, मेरे ओनर ने मुझे छोड़ दिया, अब मुझे सिर्फ मरना है, उसके अलावा उनके दिमाग में कुछ नहीं रहता। जी जी जी। डॉक्टर साहब, इस जो लासा एप्सो है इसके बाल बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो ग्रूमिंग के अंदर क्या विशेष बातों का ध्यान में रखें? देखिए मैम, ग्रूमिंग जो है एक रेगुलर हिस्सा होना चाहिए डॉग की, जो भी डेली रूटीन होता है उसमें। अब सीधी बात है, लासा के बाल बड़े हैं तो आपने दिन में 2 बार ब्रश तो करना ही करना है। अगर ब्रशिंग नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी। क्यों? बाल बढ़े तो बाल की तो समस्या आएगी आएगी। बाल बड़े होने की वजह से मान लीजिए आपके डॉग को कोई घाव लग गया अंदर, वो बता नहीं पा रहा है, आपको पता कैसे चलेगा?
दर्शकों को भी बताऊंगा, आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसे रोज टच नहीं कर रहे हैं फिजिकली। 2 बार अगर आप ग्रूमिंग कर रहे हैं दिन में, तो आप 2 बार उसकी बॉडी को स्कैन कर रहे हैं। अगर छोटी मोटी भी कोई घाव अंदर दिखेगा तो आप तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हर 7 से 8 दिन में आपको इसको वॉश करना है। दूसरी बात, आजकल सीरम, शैम्पूज और दूसरे जो ओमेगा सोर्सेस आजकल मार्केट में अवेलेबल है, उनका यूज़ करिए, क्योंकि बाल बड़े होने की वजह से इनको जो ओमेगा सोर्स होता है जिसकी ज़रूरत होती है, जिससे बाल अच्छे होते हैं, बायोटिन होता है, जिंक होता है, इनके अच्छे सप्लीमेंट बहुत आसानी से आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप ये देते हैं तो इनका जो हेयर कोट है वो इतना शाइनी हो जाएगा कि जब भी आप सड़क से इसको लेके निकलेंगे तो हर आदमी बोलेगा कि कौन सी ब्रीड है, आप करते क्या है इसके साथ। अच्छा। और आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा आपके डॉग में और दूसरे के डॉग में, अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करते हैं। तो बेस्ट टिप है, आप रोज इसको 2 बार कॉम्ब करिए, वीकली नहलाइए, इसके बाद ओमेगा सोर्स का यूज करिए, बाल बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेंगे। जी जी जी। संध्या जी, आपके घर में रहता है जी। आपके फैमिली मेंबर से इसका संबंध कैसा है? कैसा आपको फीलिंग आती है कि बड़ों के साथ, बच्चों के साथ, आप लोगों के साथ कैसे रहता है? मैम, ये बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है। इनका दिमाग 2 साल के बच्चे की तरह रहता है। आप कोई से भी डॉग ले लीजिए, जो हमारे पास में है सिमी, इसके साथ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम एक छोटा सा बच्चा लेकर आए हैं घर में, ये बिल्कुल वैसे ही रहती है। अगर वो पापा के साथ में भी रहना है उसको, तो पापा के साथ में भी पापा अपने बच्चे की तरह ही रखते हैं उसको। और इसका नेचर भी बिल्कुल बच्चे जैसा ही है। उसको पूरा टाइम खेलना चाहिए, खाना चाहिए, बाकी वो अपनी मस्ती खुद ही कर लेती है, अपना खुद का एक्सरसाइज वो खुद ही कर लेती है। 1 घंटा वो प्रॉपर भागती है, दौड़ती है पूरे घर में और मस्ती करती है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, ये जो ब्रीड है इसको मैच्योर होने में समय ज़्यादा क्यों लगता है? एक्चुअली मैम, छोटी ब्रीड्स हैं तो इसको मैच्योर होने में थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आप इसकी केयर कैसी करते हैं, इसको माहौल कैसा मिला हुआ है, ये बड़ा डिटरमाइन करता है कि ये कब मैच्योर होगा। दूसरा, ये चाहते ही नहीं कि लोग इन्हें बड़ा कंसिडर करें। जैसे मैम ने बताया, जी। ये यही चाहेगा कि आप मुझे 2 साल के ही समझिए। ये अगर आप मान लो आपके पास लासा एप्सो है और आप दूसरी ब्रीड लेके आ रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अगर आपका डॉग ट्रेन नहीं है तो अच्छा। उसे बिल्कुल गवारा नहीं होगा। वो चाहेगा भाई ये मेरा घर है, ये मेरे माँ बाप है, मैं इनको शेयर नहीं कर सकता हूँ। लासा में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर ट्रेन है और छोटी मोटी आपने जो टिप्स इसको दे रखी हैं, आप रेगुलर इसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो लासा एप्सो बहुत खूबसूरत भी होता है। सो लोग भी बड़े अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ, हाँ कि हमें ये ब्रीड चाहिए। तो अगर बेसिक ट्रेनिंग और सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली जाए तो मुझे लगता है कि लासा एक बहुत खूबसूरत ब्रीड उभर के निकलेगी और हर आदमी चाहेगा कि ये डॉग मेरे घर में होना चाहिए। जी जी जी। आप ये बताइए कि जो अगर हम इसको अपने अपार्टमेंट में रख रहे हैं, है ना, जी। वो कितना अच्छा है? साथ ही साथ में कई बार देखने को मिलता है कि बूढ़े जो हैं डॉग या फिर पैरालाइटिक हैं, उनको छोड़ दिया जाता है ऐसे ही। तो आप इसके लिए, क्योंकि आप एनिमल एक्टिविस्ट हैं, तो आप इस विषय में बताएं। जो बूढ़े डॉग्स हो जाते हैं उनका देखरेख करना और उनको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हम लासा की ही बात करें, लासा बूढ़े होते होते उनको 16-17 साल के जब वो होते हैं तो वो थोड़े से डल से हो जाते हैं, उनको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। कई बार वो सेम जहाँ पे रहते हैं वहीं पे अपना मोशंस वगैरह करते हैं, तो इस वजह से कई बार ओनर्स परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब हम इसको रख नहीं सकते हैं, बस वो उनको छोड़ देते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जिस तरीके से अपने पेट को रखेंगे, अगर उसके एंड टाइम पे आपने उसको बहुत अच्छे से रखा है तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, आपको एक संतुष्टि रहेगी और उस बच्चे को भी संतुष्टि रहेगी कि हाँ, मेरे ओनर्स, मेरे पेट पेरेंट्स मेरे साथ में हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ में हैं। तो वो उस चीज़ को, उस फेज़ को बहुत इजीली रिकवर भी कर जाएगा और वो अगर उसका टाइम आ गया है तो वो चला भी जाएगा। जी दर्शकों, अब फिर से टाइम हो चुका है कि हम छोटा सा ब्रेक लें। आप कहीं मत जाइएगा, हमारी चर्चा जारी रहेगी। हम एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके लिए एक अनोखा विषय लेकर, क्योंकि लासा एप्सो एक ऐसी ब्रीड है जिसे रखना मुझे लगता है कि सभी ओनर्स चाहेंगे। डॉक्टर साहब से हम सलाह लेते हैं। डॉक्टर आदर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि इसको खेलना ज़्यादा पसंद नहीं होता, क्यों? मैम, खेलना पसंद तो होता है, लेकिन ये अननोन आदमी के साथ बिल्कुल नहीं खेलेगा। दूसरों के साथ बिल्कुल नहीं। ये फ्रेंडली उतना ज़्यादा नहीं होगा। क्या होता है, इसको देख के लोगों की बड़ी इच्छा होती है कि यार इस पे हाथ रखें, इसको गोद में उठा लें या इसके साथ थोड़ा फ्रेंडली टाइम। अगर ये आपके साथ कंफर्टेबल है, आपको जानता है कि आप इसके यहाँ रेगुलर आसपास रहते हैं, तो फिर इससे अच्छी दूसरी ब्रीड नहीं। आप मैम से भी पूछ लीजिएगा, ये बहुत अच्छे से खेलेगा और दिन भर आपके साथ लगा रहेगा। बट अगर आप
कॉशियसली इसको नहीं जानते और ये आपको नहीं जानता, आप हाथ नहीं लगाइए। बिल्कुल नहीं, आप हाथ ना लगाइए, पहले फ्रेंडली हो जाइए, उसका बिहेवियर चेक कर लीजिए, उसके बाद ही अगर आप उसके साथ खेलो तो ज़्यादा बेटर है। जी संध्या जी आप बताना आप चाहेंगे। हाथ भी नहीं लगा सकते हैं अगर आप उनको जानते नहीं हैं। स्पेशली सिमी के साथ ऐसा होता है, अगर कुछ मेहमान आ जाते हैं तो वो ऐसे कोने में जाके छुपती है जहाँ पे उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। क्या बात है। जी, तो वो प्रॉब्लम्स होती हैं छोटे ब्रीड्स में। हाँ जी, हाँ जी। इसको बेस्ट फैमिली डॉग क्यों कहा जाता है? बेस्ट जो अगर आप बोले कि वॉच डॉग कैसे कहेंगे आप? वॉच डॉग ये बहुत ज़्यादा, इसकी जो वॉइस होती है बहुत तीखी होती है। ये जब भी कोई भी आता है गेट पर भी, अगर आपका गेट के सामने भी कोई आ रहा है तो वो तुरंत आपको बता देगी, या कोई भी कुछ भी होगा तो वो आपको बिल्कुल सिग्नल दे देगी कि बाहर कोई आया है, आप देखिए जाके। तो इस बेसिस पे हम इसको बेस्ट डॉग कह सकते हैं कि ये बेस्ट वॉच डॉग है। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें ये लोगों को भगाती भी हैं। कई बार हमारे जैसे कॉलोनीज़ में कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास में दूसरे डॉग्स भी हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ आते हैं, तो ये डायरेक्टली उनको भी जाके भगाती हैं सीधे गेट के पास जाके। तो इस वजह से भी इनको बेस्ट वॉच डॉग कह सकते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं जो हमारे एक्सपर्ट हैं इनसे भी जानना चाहूंगी और एक और उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हर कंडीशन में सर्वाइव कैसे कर लेते हैं। साथ ही साथ में जो मैम ने बोला उसके अंदर ऐड ऑन आप करें। बिल्कुल मैम, तो जैसे वॉच डॉग इसको बोला जाता है, आप कभी भी डॉग लेके आएंगे दो पर्पस होंगे। एक तो वो कि आपके पूरे घर की सेफ्टी करे और खुद ही भिड़ जाए। दूसरा ये होता है अलार्मिंग डॉग। ये खुद नहीं लड़ेगा, ये अपनी शार्प वॉइस से आपको इंडिकेट कर देगा कि कोई ना कोई गड़बड़ है, अलर्ट हो जाइए आप। दूसरा, अब इसको बेस्ट कीपिंग डॉग इसलिए बोलते हैं मैम कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल हो गई वो बड़ी टिपिकल हो गई। छोटे छोटे घर होते हैं लोगों के पास टाइम भी कम होता है, केयर करने के लिए भी टाइम कम है। दूसरा, खाने का भी थोड़ा मसला होता है कि भाई खाना टाइम पे नहीं दे पाया, कोई दिक्कत आती है, तो ये ब्रीड उन कंडीशन में बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगी। भाई आपका घर छोटा है, आप डॉग रखना चाहे तो आप लासा एप्सो लेके आइए। अगर आप खाना हो सकता है कि उसे उतना ज़्यादा नहीं दे पा रहे, जितनी बहुत फ्रिक्वेंसी है, तो भी लासा एप्सो ठीक है, सर्वाइव कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपका काम दोनों तरफ से हो रहा है, खिलाने के लिए तो है ही है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी काम कर रहा है, शार्प वॉइस है। दूसरा, अब इसकी एज ज़्यादा क्यों होती है मैम? नॉर्मली ये बोला जाता है एज का फैक्टर जो होता है वो ओरिजिनेट जहाँ से हुआ है वहाँ से आता है। लामास बहुत पीसफुल हुआ करते थे, वो शांत हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं जेनेटिकली इसके अंदर ओरिजिनेट्स हुए हैं, वो चेंजेस आए हैं कि इसने अपने आप को इनहेंस किया, इम्यूनिटी इसकी बढ़ी है, वहीं से ये अभी कैरी करते हुए आया है। और अभी भी इसकी लाइफ स्पान नॉर्मल डॉग से ज़्यादा है। नॉर्मली 12-13 साल एक मैक्सिमम होती है डॉग की, ये 15-16 साल अच्छे से निकल जाता है केयर पे। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो अभी तक का सबसे ज़्यादा डॉग इस पे रहा है वो एक डॉग था जो 29 ईयर्स का रह के गया है। आप समझ सकते हैं। तो बीइंग अ पेट पेरेंट्स आप भी फील कर सकते हैं कि आप नहीं चाहेंगे कि आपका डॉग गुड बाय जल्दी आपको बोले। तो अगर आपको एक्स्ट्रा 2-4 साल मिलते हैं तो मैम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम दूसरी ब्रीड क्यों लेके आए। संध्या जी आपसे हम मिले और डॉक्टर साहब की हमने विशेष जो राय सलाह ली, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात एक अलग नई ब्रीड के साथ। नमस्कार जी।